नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि गरजने वाले ना बरसते नहीं हैं और बरसने वाले गरजते नहीं हैं। ये मुहावरा या फिर ये कथन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर। आपको याद होगा फ्राइडे को इन दोनों की आमने सामने मुलाकात हुई थी, मतलब कि इनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी अलास्का के अंदर, और अलास्का में ट्रंप और पुतिन आमने सामने हुए थे। उस समय वर्ल्ड के अंदर जो 195 कंट्रीज़ है, मैक्सिमम कंट्रीज़ की सांसें थम चुकी थी, क्योंकि इनकी मुलाकात किसी खतरे से कम नहीं थी। इनके द्वारा इस मीटिंग में लिए जाने वाले जितने भी कदम थे वो किसी खतरे से कम नहीं थे। और फाइनली एक दिन पहले आपको याद होगा किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी धमकी दी थी। धमकी का एक रेड कारपेट बिछाया था रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने। और ये ट्रंप का ना बहुत पुराना ट्रंप कार्ड है, अपने देश के अंदर मेहमानों को बुलाता है, उनकी गजब बेइज्जती करता है, उनको डराने का प्रयास करता है। यही हाल किया था ट्रंप ने कनाडा के राष्ट्रपति के साथ, और यही हाल किया था इसने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ। वो तमाम घटनाएं आपको अच्छे से याद होगी। लेकिन अलास्का में हुई इस मुलाकात से पहले ही ट्रंप चाचा ने रूस को धमकी दी थी। धमकी ये दी थी कि अगर इस रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं रोका तो नतीजा भारी होगा। ये थी इसकी स्टेटमेंट ट्रंप की। सोचिए, एक गट्स, इतनी मेन पावर है इस पुतिन के पास में कि एक दिन मिले पहली धमकी के बाद में भी ये इसके देश में जाकर के इससे आंख से आंख मिला करके इसके साथ मीटिंग कर रहा है। और मजे की बात यह है ना कि ट्रंप ने यहाँ पर रूस को धमकी दी ही दी, बाय वन गेट वन का ऑफर भी इसने स्टार्ट कर दिया। मतलब कि रूस के साथ में भारत को भी इसने टारगेट किया है, क्योंकि ट्रंप को ना इंडिया से भी काफ़ी हल्दी मिर्च नमक धनिया मसालेदानी लग चुकी है। आखिरकार ट्रंप हमसे नाराज क्यों हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? वीडियो को पॉज करके कुछ तो पॉइंट आपको याद होंगे ना। क्या सच में जो इसकी बातें हैं इंडिया को लेकर के, जो ट्रंप भुना पड़ा है, फूका पड़ा है, फूफा बना पड़ा है, क्या सच में ये सही करता है? क्या सच में इसका मुंह फैलाना बिल्कुल सही लगता है आपको? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो बस इस मीटिंग में एक दिन पहले ही ट्रंप चाचा ने रूस को साफ चेतावनी दी थी, भैया एक काम करो कि ये फिलहाल एक काम करो, युद्ध बंद करो यूक्रेन के साथ में। और यूक्रेन का ये सपोर्ट ट्रंप इसलिए कर रहा है क्योंकि लंबे समय से अमेरिका और यूक्रेन के संबंध काफ़ी पॉजिटिव हैं। जब से इनका युद्ध स्टार्ट हुआ है रूस और यूक्रेन का, तब से स्टार्टिंग से लगातार ट्रंप इसको अपने वेपन सप्लाई कर रहा है, अपने मिलिट्री आर्मी सप्लाई करता है यूक्रेन को। लेकिन यहाँ पर अब बर्दाश्त से काफ़ी बाहर हो चुका है, क्योंकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा खर्चा हो चुका है एक्स्ट्रा दोस्ती निभाने के चक्कर में। वैसे ट्रंप किसी ने दोस्ती नहीं निभा रहा है, ट्रंप के भी अपने कुछ ना कुछ अपने जो हित हैं वो सिद्ध हो रहे हैं यूक्रेन के साथ में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये मीटिंग हुई और इसने साहब ये बोला कि अगर युद्ध नहीं रुका तो इसके अंजाम बहुत भारी होंगे, और ये अंजाम सिर्फ रूस को नहीं बल्कि भारत को भी भुगतने होंगे। मतलब कि ट्रंप चाचा भूल चुके हैं कि 3 देश कभी भी नहीं झुकने वाले हैं ट्रंप के आगे। वो है आपका रूस, चीन और भारत। लेकिन भारत को थोड़ा सा मैं डाउन कंडीशन में ला सकता हूँ, क्योंकि हमको ना कभी कभी ये ध्यान रखना है कि जंगल में सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन कभी कभी ना शस्त्र उठाना भी आवश्यक होता है। हाँ, भले ही आप लोग वेपन्स वाला शस्त्र ना उठाओ चलेगा, लेकिन शब्दों का शस्त्र तो आप चला सकते हो। सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी 56 इंच की छाती रखते हैं, ये उनका कथन है, और वो नॉन बायोलॉजिकल है, मतलब कि वो भगवान का अवतार है। ठीक है, कुछ लोगों ने उनके मंदिर तैयार कर रखे हैं, उनके मंदिर में उनकी फ़ोटो भी होती है पीएम मोदी जी की, सुबह से हम पूजा करते हैं। लेकिन जब संसद में बात आई थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कि हमने किसी देश के कहने पर सीज फायर नहीं कराया, अगर आप उसमें देश का नाम ले लेते तो कम से कम आपकी स्टेटमेंट में आपके 56 इंच की जो छाती है उसमें और भी जान आ जाती। विश्व गुरु भी इस समय तरीके से अपनी बातों को नहीं रख पा रहा है और विपक्ष ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। सोचिए, आप यहाँ पर साफ साफ ट्रंप 33 से 34 बार बोल चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर उसने करवाया है, लेकिन हम लोग एक बार भी उस देश का नाम तक भी नहीं ले पा रहे हैं। ट्रंप का नाम तो लेना बहुत दूर की बात है। सोचिए, संसद में जिस दिन ये बात हुई थी उसी शाम को इसने क्या करा, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया था। ये जला भुना पड़ा है। और एक बड़ी बात और है, वो कौन सी बड़ी बात है जिसकी वजह से ट्रंप को मिर्ची लगी है? रूस के साथ में हमारे कौन से ऐसे संबंध हैं, हम कौन सा ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिसके बाद में इसकी हालत काफ़ी ख़राब पड़ी है ट्रंप की? उस व्यापार का, उस प्रोडक्ट का नाम, उस वस्तु का नाम आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। बाकी वीडियो के एंड में मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर दूंगा। अभी मैं आता हूँ फिलहाल वापस टॉपिक की तरफ। अब देखिए, 3 घंटे की इनकी ये मीटिंग चली बंद कमरे के अंदर पुतिन और ट्रंप की। किसी मीडिया वाले को अंदर कमरे में घुसने नहीं दिया। सोचिए, 3 घंटे कोई छोटा मोटा आइटम नहीं होता है। बाहर आने के बाद सिर्फ 12 मिनट की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने पुतिन ने साफ साफ ये बोला कि युद्ध तभी रुकेगा जब इसकी जड़ खत्म होगी। और इसकी जड़ क्या है?
इसकी जड़ वही है कि यूक्रेन की एक बहुत बड़ी जिद है कि मुझे नाटो में शामिल करो, और यहाँ पर पुतिन बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। अब ट्रंप ने साफ साफ ये बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कि मुझे लगता है कि पुतिन शांति चाहते हैं, लेकिन वो अभी तैयार नहीं है। और इस समय ट्रंप शांति इसलिए भी चाहते हैं, इन दोनों देशों के बीच में युद्ध इसलिए भी रुकवाना चाहते हैं कि उनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो जाए। इस समय ट्रंप अपना ट्रम्प कार्ड चल रहे हैं। अब नतीजा साफ साफ ये हुआ कि 3 घंटे में चाय इनके लिए ज़्यादा बनी इस मीटिंग में और समझौते काफ़ी कम हुए। ये हुआ फाइनली असर। और एक बात हमको ध्यान रखने की, जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है, पता है आपको, तो हम कैसे उसका स्वागत करते हैं? उसको चाय देते हैं, नाश्ता देते हैं, मतलब कि बिस्किट नमकीन उससे हमें रख देते हैं। अगर वो हमको इन्फॉर्मेशन दे के पहले से आ रहा है कि मैं इस टाइम से मिलूंगा या मैं कल आने वाला हूँ, तो हम लोग घर की अपनी साफ़ सफाई कर लेते हैं। और कभी कभी कुछ ज़्यादा VIP हमारे कुछ गेस्ट होते हैं, उनके लिए फूलों की माला ले आते हैं, गेंदे की माला पहना देते हैं, ठीक है, उसके सामने हम लोग मिठाई सर्व कर देते हैं। ये भाई नॉर्मल फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया में अलग ही स्टाइल में अपने मेहमानों का स्वागत करता है। जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुंचे, एक्चुअली अलास्का जो एरिया है, अलास्का एक्चुअली पहले रूस के अंडर में था। रूस ने अमेरिका को अपना ये अलास्का वाला क्षेत्र बेचा। उसके पीछे की वजह आपको बताऊंगा बस चंद मिनट बाद। अभी क्या हुआ, ये अलास्का पहुंचे तो अमेरिका ने किस तरह से इसका स्वागत किया। अमेरिका ने उनके लिए सिर्फ रेड कारपेट, मतलब कि लाल गलीचा नहीं बिछाया, बल्कि साथ साथ अपने सबसे शानदार और ताकतवर लड़ाकू विमान की परेड भी करवा दी। B-20 बॉम्बर, एक ऐसा विमान जो रडार को भी मात दे सकता है, उसमें भी ये डिटेक्ट नहीं हो सकता है, इससे इसको स्वागत किया। और F-22 फाइटर जेट, मतलब कि दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू जहाज में से जो एक है, उससे हवा में उड़ते हुए पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर देने का क्या करा इसने, यहाँ पर इतना बड़ा इसको सम्मान दिया। मतलब कि अमेरिका ने यह दिखा दिया कि वो कितने शक्तिशाली हैं, और उनका संदेश सच कहूं तो साफ था कि हम तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इन सब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये है दोस्तों डराने का एक निंजा ट्रिक, क्योंकि डायरेक्ट तो रूस से नहीं बोल सकता, बल्कि रूस से डायरेक्ट बोल चुका है, सोची चेतावनी दे चुका है एक दिन पहले ही, और अगले दिन ही उसी देश के अंदर जा करके पुतिन ने उससे आंख मिलाई। ये होते हैं गड्स, ये होता है दोस्तों कहना कि किसी देश का राष्ट्रपति। ये नहीं कि बस के अलावा अपनी देश के अंदर बैठ करके अपनी संसद के विपक्ष को आप डायरेक्ट ये नहीं बोल पा रहे हैं। विपक्ष छोड़िए यार, आप देश की जनता को ये संबोधित नहीं कर पा रहे हैं कि ये डिसीजन हमारा खुद का था, हमने किसी के दबाव में आकर के सीज फायर का डिसीजन नहीं लिया है। जो ये ट्रम्प बोल रहे हैं बार बार, ये बिल्कुल कथन गलत है। अब दोस्ती कितनी निभाओगे भाई? हर बार अगर हम ही झुकेंगे ना, तो झुकना कहीं ना कहीं हमारा संस्कार ना बन जाए। और जंगल में सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं, ये हमको समझना होगा। और किस इंसान की क्या फितरत है, इंसानों की पहचान करने भी हमको आनी होगी। मैं मानता हूँ कि ठीक है, इंसानों की पहचान आसानी से नहीं आ सकती है, जबकि आपकी एक एज हो चुकी है। इस एज में आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा इंसान दिखावा कर रहा है और कौन सा इंसान सच में दिल से हमारे साथ में है। बाकी हमारे देश के अंदर बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे लोग पर्चियाँ निकाल देते हैं, आप उनसे भविष्य जान लो कि इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। अब ये कटाक्ष है या फिर आपको क्या लगता है? जो आपको सोचना सोचिएगा, मैं फिलहाल आता हूँ उससे वापस टॉपिक की तरफ। और फ्राइडे को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद में रिजल्ट रहा नील बड़ा सन्नाटा, मतलब कि 0, टोटली टाइम वेस्ट, पत्रकारों का भी, इन दोनों का भी और अन्य देशों का भी, क्योंकि वो सभी इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार शायद रूस यूक्रेन युद्ध अब रुकने वाला है। इस मुलाकात के बाद शायद ट्रंप रूस को समझा देंगे, चाहे वो धमकी के माध्यम से, चाहे वो रिक्वेस्ट के माध्यम से। वैसे ट्रंप रिक्वेस्ट करते नहीं किसी से, इनका कुछ अलग ही स्वैग है। सो गाइस, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अलास्का के बारे में कि आखिरकार अलास्का को रूस ने क्यों बेच दिया, क्या उसकी मजबूरी थी? जी हाँ, एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। इस देश के अंदर था एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट, और बेचने वाला वर्ष था 1867। 1867 में रूस ने अलास्का को मात्र 45 करोड़ में अमेरिका को बेच दिया था। ये लो मेरा स्थान अलास्का, इस पे अधिकार तुम्हारा होगा, बट मुझे चाहिए 45 करोड़ रुपए। मात्र 45 करोड़ में अपनी भूमि का इतना बड़ा हिस्सा उसको दे दिया। और रूस के अंदर ना आज भी काफ़ी सारे जो गाने, जो सॉन्ग है, सॉन्ग के बीच में इस बात का प्रयोग करा जाता है कि एक दिन अलास्का वापस आएगा। सोचिए, वहाँ पर इस तरह के गाने चल रहे हैं। अब अलास्का के बेचने के पीछे की वजह ये थी कि यहाँ पर आर्थिक तंगी आ गई थी। आपको याद होगा 1867, ये मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले
रूस में एक क्रीमियन युद्ध चला था 1853 से लेकर के 1856 तक, 3 साल तक। उसके बाद में यहाँ पर फाइनेंशियली क्राइसिस आ चुकी थी और रूस के लिए अलास्का क्या है, काफ़ी दूर स्थान है ये। अगर आप मैप में देखोगे अलास्का आपको रूस से बिल्कुल अलग दिख जाएगा। दोनों के बीच में 88 किलोमीटर के आसपास का दोस्तों क्या है, डिस्टेंस है। वैसे डिस्टेंस काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ तक पहुँचाने में सामानों को अपने काफ़ी महंगा, मतलब एक बहुत बड़ा खर्च आता था। मतलब कि दूर का और खर्चीला इलाका रहना महंगा साबित हो रहा था यहाँ की जनता के लिए। और रूस को जहाज़ों और बर्फीले रास्तों से ही अलास्का तक पहुँचना पड़ता था, जो काफ़ी ख़तरनाक और महंगा था। व्यापार में काफ़ी कमी आई क्योंकि अलास्का से रूस को रेवेन्यू में या फिर उसकी जीडीपी के अंदर कुछ योगदान नहीं मिल रहा था। क्योंकि अलास्का में ना उस समय केवल क्या होता था, फर का व्यापार होता था। फर बोलते हैं हम लोग ऊदबिलाव, जो जानवर होता है ना, एनिमल होता है, उस वहाँ पर अलास्का में ये एनिमल बहुत पाया जाता था। ऊदबिलाव को पकड़ते, उसकी फर निकालते, उसकी स्किन निकालते, उस स्किन को या फिर उसकी खाल को हम दूसरे देशों में बेचते थे, वहाँ से हम लोग पैसा कमाते थे। अब इस क्षेत्र के अंदर क्या हो गया कि जो ऊदबिलाव है उसकी संख्या कम हो गई। ठीक है, तो जब संख्या ही कम है तो शिकार कहाँ से होगा, खाल कहाँ से निकलेगी, खाल बिकेगी कहाँ से, जब सामान हमारे पास में है ही नहीं, रॉ मटेरियल हमारे पास में है ही नहीं। अब इससे क्या होगा कि व्यापार काफ़ी घाटा, लगातार व्यापार का घाटा बढ़ता जा रहा था। तो फाइनली इसने सोचा कि यार एक काम करते हैं कि ये क्षेत्र ना बिल्कुल खाली पड़ा है, बंजर पड़ा है, यहाँ कुछ होता भी नहीं है, तो हम अमेरिका को दे देते हैं। क्योंकि 1867 में ना जो माइनिंग वाला स्कोप था वो काफ़ी कम होता था। भाई माइनिंग करने के लिए बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। 1867 में इतना कुछ खास स्कोप था नहीं किसी भी देश के पास में। बट जैसे इसने अमेरिका को ये स्थान बेचा, अमेरिका ने यहाँ पर माइनिंग करनी स्टार्ट करी और इस स्थान से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मिलने स्टार्ट हो गए। जो खनिज संसाधन है वो मिलने स्टार्ट हो गए, जैसे आपका तेल हो गया, सोना हो गया और अन्य कुछ गैसें मिलने यहाँ पे स्टार्ट हो गए। अब जब लोगों को ये लगा, पता रूस वालों को कि यार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने थोड़ा इंतजार नहीं कराए, और इस समय इतने खनिज संसाधन यहाँ से मिलने स्टार्ट हो गए थे कि अमेरिका उस समय केवल इसी क्षेत्र से एक बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट कर रहा था, अपनी जीडीपी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। और रूस की ये सबसे बड़ी गलती है, जिसका शायद अब तक भी रूस को मतलब कि टेंशन होती होगी कि यार उस सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया जल्दबाजी में। क्षेत्र था, पड़े रहता, इतनी बड़ी आर्थिक संकट में बस क्या आ गया होगा कि भैया क्या खाने के लाले बढ़ गए थे क्या। लेकिन कभी कभी सरकार कुछ गलत कदम भी उठाती है। और बेचने की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि कनाडा पर उस वक्त ब्रिटेन का कब्जा था। रूस और कनाडा बिल्कुल आपस में सटे हुए हैं, और रूस को ये डर था कि अगर वो कमज़ोर पड़ गया दुनिया के सामने तो जो ब्रिटेन है वो अलास्का पर अपना कब्जा स्थापित ना कर ले, अभी कुछ तो पैसा मिले कम से कम क्षेत्र का हमको। और इसलिए रूस ने सोचा कि ब्रिटेन के हाथ ना पड़ जाए हमारा अलास्का, इससे बेहतर होगा कि हम इसे बेच दे अमेरिका के हाथों। तो दोस्तों वो सरकार भी कहने के अपने पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही थी, क्योंकि उस समय ये तो होता था कि आसपास जो क्षेत्र खाली है उसको भी कब्जा लो, क्योंकि अलास्का क्षेत्र काफ़ी खाली था। बस केवल वहाँ पे क्या करते थे, फर का उद्योग करा, ठीक है, वहाँ से फर निकाला, दूसरे देशों में बेच दिया, बस ये होता था। तो यही डर था उस सरकार को भी, जो उस समय सरकार रही होगी रूस के अंदर। तो रूस ने फाइनली 1867 में अलास्का को लगभग $7.2 बिलियन, लगभग वैसे 63 करोड़ रुपए में अमेरिका को इसने बेच दिया था। मतलब कि शायद 45 के आसपास में, अब के हिसाब से बता रहा हूँ कि प्राइस कितना बढ़ चुका है, उस समय 45 करोड़ के आसपास का था। सोचिए, थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन शायद रूस की सरकार का सही था या फिर गलत था? आजकल दोस्तों 45 करोड़ में मुंबई जैसे सिटी के अंदर, महानगर जैसे सिटी के अंदर 3 BHK का फ्लैट नहीं मिलता है। उस समय इतना बड़ा क्षेत्र इसने ऐसे ही दे दिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि असली यहाँ पर इन दोनों की जो झगड़े की वजह है वो है दोस्तों रूस और यूक्रेन का युद्ध, जिसकी वजह से फूफा बना पड़ा है इस समय ट्रंप। लेकिन जो रूस का कहना है कि हाँ भाई नाटो में इसको शामिल मत करो तो मैं युद्ध रोक दूंगा। अगर एक बार जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल हो गया, अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों की फ़ौजें उसके बहुत करीब आ जाएंगे। क्योंकि नाटो देशों का एक सबसे बड़ा बात यह है कि जो भी नाटो के मेंबर होंगे वो आपस में एकजुट होकर के खड़े रहते हैं। अगर यूक्रेन को एक बार नाटो की मेंबरशिप मिल गई तो उसको एक देश का, केवल अमेरिका का सहयोग नहीं, बाकी अन्य देशों का सहयोग भी मिल जाएगा, और तमाम देश कहीं ना कहीं भारी ना पड़ जाए रूस के ऊपर भी। और रूस इसलिए अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, इसकी ये जिद तो हम पूरी करेंगे नहीं। और इस मीटिंग में ये भी कहा गया था कि रूस ने यूक्रेन के और यूक्रेन ने रूस के जितने भी क्षेत्रों पर कब्जा किया है वो तमाम क्षेत्र वापस करें, और आपस में जितने सैनिक बंदी बनाए गए हैं उन सभी सैनिकों को रिहा करें। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं हुए। जैसा चल रहा है चलने दो।
सोचिए 3.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है इस युद्ध को हुए, दोनों के बीच में जान माल की हानि बहुत अधिक हो रही है। वो अलग बात है किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन यूक्रेन की भी हिम्मत है कि भैया उसने अब तक घुटने अपने नहीं टेके हैं, कुछ भी हो जाए कदम पे हम पीछे नहीं करने वाले हैं। आप सोचिएगा यूक्रेन की जनता का इस समय क्या हाल हो रहा होगा। लगातार कहीं पर भी बॉम्बार्डिंग हो रही है, बड़े से बड़े शहर राख में तब्दील हो गए हैं। और इस समय जो ट्रंप का एक बहुत बड़ी मंशा है शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की, इसका कुछ अलग ही खेला चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ट्रंप को हमसे क्या मिर्ची लगी है। पहली बात तो ये कि हमने सीज़ फायर का क्रेडिट इसको नहीं दिया है, ठीक है, ये सबसे बड़ी मिर्ची है। और सबसे बड़ी मिर्ची ये है कि हम रूस के साथ में अपने तेल का सबसे बड़ा व्यापार कर रहे हैं। वर्तमान समय में हम 40 देशों से तेल को इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि तेल हम लोग खरीदते हैं 40 देशों से। जहाँ से कम रेट पर हमको ऑयल मिलेगा वहाँ से खरीदना हमारा अधिकार है, क्योंकि हम लोग बायर हैं और बायर का नेचर यही होता है कि जहाँ से उसको कम रेट पर सामान मिलेगा उसके साथ वो डील लॉक कर देगा। जैसे आप लोग अपने घर का सामान अगर ऑनलाइन परचेज़ करते हो तब अलग अलग वेबसाइट पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर के उस आइटम का पहले रेट चेक करते हो, जहाँ पे आपको रेट कम लगता है तुरंत वहाँ से आप ऐड टू कार्ट करके उस आइटम की पेमेंट करके उस सामान को अपने घर में मंगवा लेते हो। कोई दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट आपको कैसे धमका सकती है, भाई आपने वहाँ से बाय क्यों करा, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और यही काम इस समय ट्रंप कर रहा है, बच्चों वाले काम कर रहा है। बिल्कुल ट्रंप ने भारत को, ठीक है, पेनल्टी टैक्स लगाने की धमकी दी थी WTO के अंदर, और जो 50% इसने हमारे ऊपर अभी कुछ समय पहले जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, ये बच्चों वाले काम करे हैं इसने। ये एक पेनल्टी टैक्स है, पेनल्टी टैरिफ है, जो वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला देश है जिसके ऊपर पेनल्टी टैरिफ लगाया था वो हमारा भारत है। और भारत इसी की जीत के लिए सुबह शाम अपने देश के अंदर पूजा कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ चुनाव के समय की, आपको अच्छे से याद होगा, इसके नाम के मंदिर बन चुके थे भारत के अंदर, लोग इसकी आरती उतार रहे थे। गजब गजब, मतलब कि यार इंसानों की कब पहचान हमको करनी आएगी, बुढ़ापे में या फिर कब्र में जब पैर पहुँच जाएंगे तब आएगी, या फिर अगले जन्म में आएगी, तो समझ नहीं आता है। कितना पैसा खर्च किया था नमस्ते ट्रंप के चक्कर में, कितना करोड़ रुपए हमारे भारत ने बहा दिया था इसके जीत को लेकर के। बाकी आपका इस पर विचार किया है क्या? सच में अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो संसद के अंदर बिल्कुल ठोक कर बोलते तरीके से कि हमने सीज़ फायर अपने डिसीजन पे किया है, किसी अमेरिका जैसे देश ने हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया, हम किसी के कहने पे हमने ये सीज़ फायर नहीं करा। या फिर आप भी जो वर्तमान में जो PM मोदी ने एक्शन लिया है, कि आप सेम वही एक्शन लेते, बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में बोलते कि भाई और बहनों, मैं संसद में सबको बता दूं कि हमने सीज़ फायर जो किया था वो हमारा खुद का डिसीजन था, हमने किसी दूसरे देश के कहने पर ये बात नहीं करी है, ये काम नहीं करा है। अरे ले लेते यार, एक बार नाम तो ले लेते कम से कम, तब लगता है यार हम लोग हैं विश्वगुरु, किसी से डरने वाले किसी से डरने वाले नहीं हैं। एक्चुअली ट्रंप की जो पेनल्टी वाली धमकी थी WTO में इसने दी थी, और फाइनली उसको इसने काफ़ी सच में तब्दील भी कर दिया। जिस दिन संसद में ये बात हुई थी सीज़ फायर को लेकर के, शाम को इसने 50% टैरिफ हमारे पर लगा दिया था। एक्चुअली क्या है ना, रूस जो है ना, ये रूस रोज 45 लाख बैरल क्रूड ऑयल और 25 लाख बैरल रिफाइंड ऑयल निकालता है। और यूक्रेन युद्ध के बाद में अमेरिका ने ही भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिससे अरब के देशों की ऑयल मार्केट में मोनोपोली नहीं बढ़ी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। और ट्रंप अब यूक्रेन युद्ध समाप्ति के नाम पर रूसी तेल पर रोक का दाव लगा रहे हैं, जो शायद हम लोग इसकी बात को नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि हम इससे तेल बाय कर रहे हैं, रूस को फाइनेंशियली प्रॉफिट हो रहा है और रूस को एक मजबूती मिल रही है यूक्रेन के साथ में युद्ध करने के लिए। तो इसलिए ट्रंप भी शायद मजबूर है, हमको जो धमकी दे रहा है ना इस समय। और भैया हमें क्या लड़ना है, लड़ो आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें पैसे की आवश्यकता है, हमें तेल की आवश्यकता, तो ठीक है हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। और भारत ने ना अब यहाँ पे कह सकते हैं कि मिशन डीप वाटर शुरू कर दिया है, क्योंकि देश के समुद्री इलाकों में तेल खनन और तेज किया जाएगा हमारे भारत देश के द्वारा। जो हमारी डिपेंडेंसी किसी और देशों के ऊपर है वो अब कम होने वाली है। मतलब कि हम अब अपनी ज़रूरत का 88% तेल इंपोर्ट करते हैं। वर्तमान समय में शायद उसकी प्रतिशत मात्रा कम हो जाए, 80% 70% तक पहुँच जाएगी, अगर मिशन डीप वाटर शुरू अगर स्पीड से हो गया तो, और सफल हो गया तो। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। सो गाइस, लेकिन आज के इस वीडियो में बस के इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ में। पर जाने से पहले अगेन वही सवाल कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो संसद के अंदर सीज़ फायर को लेकर के आपके स्टेटमेंट क्या होती, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।